आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत एवं हिंदी की पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य वस्तु का पठन एवं लेखन। जैसा कि शाब्दिक अर्थों से सिद्ध होता है कि पठन का मतलब होता है अर्थात पढ़ना, किसी चीज़ को पढ़ना, और लेखन का तात्पर्य है लिखना। तो पढ़ना एक पढ़ने का एक उद्देश्य होता है क्या कि पहले उसको मतलब समझ कर के पढ़ना, खाली पढ़ना और उससे कोई ग्रहण ना करना, वो पढ़ना व्यर्थ है। तो इसीलिए समझकर पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बोल सके हम पढ़ते रहें लेकिन उसको समझे ना तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, समझकर पढ़ना ही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो पठन करने वाला पठन करते समय उससे अपना एक क्या कहते हैं संबंध स्थापित कर लेता। और जैसे कल्पना कीजिए, उदाहरण के तौर पे जब हम किसी कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम विचारों से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जैसे वो ऐसे ही चित्रण सजीव होने लगता है कि जैसे वो हमारे सामने घटित हो रहा हो। तो ठीक है, तो पठन जो है इसी को जब हम समझकर पढ़ते हैं, इसी पठन को गहन पठन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गहन पठन है उसके लिए हम कह सकते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। गहन पठन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है तार्किक। पठन जो है वो तार्किक होना चाहिए, है ना। जब छात्र किसी वाक्य को पढ़ता है तो उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता और उसका तर्कपूर्ण होना, विचार करते हुए उसको पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, या कम से कम प्रयास करना। ठीक है, किसी वाक्य को ऐसे नहीं जैसे सामान्य रूप से पढ़ दिया, नहीं, उसको समझते हुए उसको लगातार पढ़ना। ठीक है, फिर होता है चिंतनशील। चिंतन जो पठन है वो चिंतनशील, चिंतन से मतलब है उस पर विचार करते हुए उसको पढ़ना। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि जब हम उसको पठन कर लें, जब बालक उसको क्या कहते हैं उसको पढ़ ले, तब उस पर विचार किया जाना चाहिए, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई उसके कारणों पे जाना चाहिए। उसमें अगर कोई वाक्य है, अगर कोई उसमें, तो उसका विश्लेषण, चिंतन करना उसका अति आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, एक कल्पना शक्ति का बालकों में विकास होता है। तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिया ठीक है उसको खत्म वहीं पे, नहीं, पढ़ने के बाद ही दूसरा उसका हिस्सा शुरू होता है जिसको हम कहते हैं पढ़े हुए को समझना। समझने के लिए क्या जरूरी है, चिंतनशील। ठीक है, तीसरा है विश्लेषणात्मक। इसके अंतर्गत जब पठन होता है उसमें प्रत्येक वाक्य का, कई बार क्या होता है पिछले वाक्य का आने वाले वाक्य से संबंध है, कई बार क्या होता है कतई संबंध नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कोई संयुक्त शब्द है, कोई संयुक्त वाक्य है, उनको विश्लेषण करते समय पढ़ा जाना चाहिए। अगर विश्लेषण नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। अगर एक वाक्य को पिछले वाक्य से बेशक संबंध ना हो और उसका हम संबंध कर लें तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अखबार में जो खबरें आती हैं उन दो खबरों को बिना जो तोड़े आप पढ़िए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप उसको कभी भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो और विश्लेषण कैसे करना चाहिए,
कि कई बार क्या होता है कि किसी वाक्य में जो कोई शब्द दिया हुआ है उसका हो सकता है कि हम कुछ अर्थ और समझ रहे हों, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ, क्योंकि एक ही शब्द के विभिन्न वाक्यों में अलग अलग शब्द उसके अर्थ हो जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आप कह सकते हैं जल। अब जल माने तो पानी भी होता है, अब कहीं उसको जलने से भी उसका संबंध है, तो इसीलिए उस वाक्य को, किसी उसके शब्दों को, वाक्यों का दूसरे वाक्यों से संबंध को, उसमें विश्लेषणात्मक पठन होना अत्यंत आवश्यक है, उसका संपूर्ण सार ग्रहण करने के लिए। ठीक है, फिर आता है चौथा, स्वयं प्रेरित पठन। स्वयं माने स्वयं, प्रेरित माने कह सकते हैं प्रेरणा, स्वयं से प्रेरणा लेकर के पढ़ना, यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार पढ़ना। ये नहीं हो कि भाई कोई चॉकलेट देगा तब बालक पढ़ेगा, नहीं, उसको अंदर से प्रेरणा हो कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, तो इसके लिए मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बच्चे के अंदर हम ऐसी भावना विकसित करें कि वो प्रेरित हो पठन के लिए। तो एक अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापक का कार्य ये है छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना जिससे बालक स्वयं पठन के लिए अग्रसर हो। ठीक है, ये नहीं कि चॉकलेट, ऐसे नहीं, ऐसे प्रेरित नहीं करना कि भाई तुम ये पढ़ोगे तो चॉकलेट मिलेगी या गुड़ मिलेगा या गुड़ मिलेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया। अब पठन जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पठन के समय वही विद्यमान हो जाता है जो हम पठन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कोई पढ़ रहे हैं और अगर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके भावों को हम ग्रहण नहीं कर रहे, यानी भावों को ग्रहण नहीं करने से मतलब है हम अपना मस्तिष्क वहां पर नहीं लगा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ लें, आपको वो याद नहीं रहेगा। आपको पढ़ने के तुरंत 2 मिनट बाद ही आप कहेंगे मैं पढ़ क्या रहा था, होता है ना कई बार। तो मानसिक क्रिया है, तो आपका जब पठन कर रहे हो तो आपका चित्त, आपका मन, आपका जो हृदय है वो एक स्वतंत्र होना चाहिए, किसी और चीजों में घिरा हुआ ना रहे। तो ये हमारे पर भी लागू होता है और नन्हे बालकों पर भी ये बात लागू होती है। जो छोटे बालकों की कक्षाओं के बालक होते हैं उन पर भी ये बात स्पष्टता से लागू होती है। उसको फ्री माइंड होना चाहिए, किसी को भूख ना लग रही हो, जब हम हैं तो हमें कोई तनाव ना हो कि भाई हमें वो काम हमारा रह गया है ना, तो फिर हम पठन नहीं, गहन पठन नहीं कर पाएंगे। यदि बच्चे को भूख लग रही है तो पहले उसकी भूख का निवारण हो, तभी तो वो पठन करेगा। और एक कहावत भी है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, सुना होगा आपने। तो खाली पेट जब हम पूजा नहीं कर सकते, हम क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपासना नहीं कर सकते, तो फिर पठन कैसे कर पाएंगे? तो गहन पठन के लिए आवश्यक है कि जो बालक के जो वर्तमान की जो समस्या है उनको दूर किया जाए। हो सकता है किसी को नींद आ रही हो सकता है किसी को भूख लग रही हो सकता है किसी को कोई शारीरिक समस्या हो, तो पहले उन समस्याओं का निवारण करें। तो इसके लिए उसका मानसिक संतुलन, उसका मानसिक एकदम स्वतंत्र उसको होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। छठा है आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। जब हम किसी काम को मन से करते हैं, चाहे खेल हो, चाहे पठन हो, चाहे कोई भी कार्य हो, जब हम उसको तभी तो करते हैं जब हम उसमें हमें आनंद आता। तो जब हम गहन पठन कर रहे हो तो हमें आनंद आना चाहिए। अब हम छोटे बालकों को
मुंशी प्रेमचंद पढ़ाने लगे तो उनके तो सिर के ऊपर से वो बातें चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, गहन पठन या पठन के समय जो विषय वस्तु है वो वर्ग आधार पे होनी चाहिए, मतलब कि किस कैटेगरी, मतलब किस उम्र के वर्ग का बालक है। छोटे बालक हैं तो उनको उनकी जो कहानियां हैं, उनका जो पठन है वो कहानियों के इर्द गिर्द होना चाहिए, और कहानी भी ऐसी जो सरल हो, कहानी ऐसी जो छोटी हो, और ऐसी जो जिसमें चित्रात्मक वर्णन हो, है ना, और जिससे उन्हें शिक्षा मिलती हो, और जिसमें रहस्य हो, और बच्चे उससे क्या करें, उसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि ये अच्छा उनको जिज्ञासा बढ़े। तो ऐसा जो है हमारा पाठ्य जो वस्तु है वो ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ाने लगे, उन्हें पता ही नहीं है, तो शब्दों का अर्थ ही नहीं पता चलेगी, उन्हें पता ही। कहानी छोटे बालकों के लिए कहानी अत्यंत सरल होनी चाहिए। जैसे एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, कितनी सरल भाषा है ना। अब हम पढ़ाने लगे नमक का दरोगा बच्चों को, 5वीं के कक्षा के बालक को, तो उसके समझ में वो नहीं आई। ठीक है। फिर होता है उद्देश्यनिष्ठ। पठन का एक उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के पठन किसी काम का नहीं, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। हम बालक के किस गुण को निखारना चाहते हैं, उसमें क्या गुण हम विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारी जो पाठ्य वस्तु है वह उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक कौवा प्यासा था, बहुत घड़े में पानी कम था, उसने कंकड़ ला करके उसमें डाले और पानी ऊपर आ गया और वो पानी पी करके उड़ गया। यानी उसमें समझदारी की बात है। हम बच्चे को, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे कल्पना करके अपने अंदर समझदारी विकसित करें। कौवा कितना समझदार था, उसने कैसे दिमाग लगाया, तो चतुराई की यहाँ पर, तो उसका उद्देश्य क्या है, बालकों में चतुराई का गुण उत्पन्न करना। ठीक है। तो जब बालक कोई पठन करता है या कोई बड़े पठन करते हैं तो उसके बाद उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है। तो तभी तो वो सार्थक पठन कहलाएगा, वरना अगर किसी पठन का उद्देश्य है तो उसे हम सार्थक पठन कहते हैं, और यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, निरर्थक पठन उसको कहते हैं। तो ये जो सारी बात आपको मैंने बताई, तार्किक होना चाहिए, उसमें चिंतनशील होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, स्वयं प्रेरित पठन होना चाहिए, मानसिक क्रिया, आनंद की अनुभूति और उद्देश्यनिष्ठ। तो इन सब के आधार पर पठन जो है वो उच्च स्तरीय पठन की श्रेणी में आता है। छात्र एक परिपक्व पठनकर्ता की दृष्टि से ही पाठ्य वस्तु का पठन करता है और स्वयं ही पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकालता है। ठीक है। तो होता क्या है, गहन पठन से बालकों में हम कुछ गुण जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, या उनमें हम कह सकते हैं कि उनको स्वयं प्रेरणा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गहन पठन के माध्यमों से छात्रों में तर्क और चिंतन का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। छात्रों के मानसिक मंथन उनमें संभव हो सकता है। उनमें छिपी हुई, क्या कहते हैं, उनकी छिपी हुई जो उनमें योग्यता है उसको निखारा जा सकता है, या छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाया जा सकता है। ठीक है। तो पढ़कर समझने की क्षमता के विकास के लिए ये सब तर्कों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल हम आपको पढ़ाएंगे वाचा। ठीक है।